Good morning, students. Welcome to DSCJ Tele classes. Myself Neeraj Sharma, teacher from District Doda. In today's session, we will start chapter number 7 of 10th class Political Science, and our today's chapter is Outcomes of Democracy. Right? तो टाइटल से ही आप समझ गए होंगे कि अब हम डेमोक्रेसी के आखिरी पड़ाव पे हैं। हमने डेमोक्रेसी को जो है ब्रीफली डिस्कस कर लिया 9th स्टैंडर्ड में भी और 10th में भी। अभी तक के जो हमारे चैप्टर्स डेमोक्रेसी पर बेस्ड थे। नो दिस इज़ द लास्ट एंड द कंक्लूडिंग चैप्टर ऑफ डेमोक्रेसी। इसके बाद एक और है जिसमें हम चैलेंजेस के बारे में पढ़ेंगे, बट कंक्लूजन जो है वो यहाँ से शुरू हो रही है, बिकॉज़ जो टाइटल ऑफ द चैप्टर है वो खुद ही आपको बता रहा है कि अब हम रिज़ल्ट की बात कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी से क्या क्या रिज़ल्ट्स आते हैं, उसका क्या इम्पैक्ट है। आज का हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो यही है कि डेमोक्रेसी के इम्पैक्ट्स क्या हैं। व्हाट डज़ डेमोक्रेसी डू, डेमोक्रेसी का क्या इम्पैक्ट है या डेमोक्रेसी क्या करती है, ये हमारा आज का मेन ऑब्जेक्टिव है। व्हाट आर द एक्सपेक्टेड आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, तो सिटीजन्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं डेमोक्रेसी से, राइट। तो एक्सपेक्टेड आउटकम्स और एक्चुअल आउटकम्स को हम डिस्कस करेंगे, ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव है। एंड देन डज डेमोक्रेसी कैन फुलफिल दीज एक्सपेक्टेशंस इन रियल लाइफ, तो क्या सिटीजन्स की जो एक्सपेक्टेड आउटकम्स हैं क्या वो फुलफ़िल डेमोक्रेसी कर पाती है या नहीं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमको इसमें समझनी है। बट यहाँ पे हमारा डेमोक्रेसी को देखने का नज़रिया जो है वो अलग होना चाहिए। अभी तक डेमोक्रेसी को हमने डेफिनेशन समझी, उसमें हमने डिफरेंट मैकेनिज़म्स को समझा जिनके तहत रूलर्स को इलेक्ट किया जाता है, जिनके तहत गवर्नमेंट की फंक्शनिंग होती है, राइट्स की बात हमने समझी। बट नाउ अगर सभी चीज़ें उसमें जो फीचर्स हमने पढ़े डेमोक्रेसी के फीचर्स में हमने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ी। तो अगर डेमोक्रेसी एक अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो फिर सिटीजन्स की एक्सपेक्टेशंस डेमोक्रेसी से जो हैं वो एक्सपेक्टेशंस फुलफ़िल होती हैं कि नहीं, ये मेजर ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर का, राइट। थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं हम अपने प्रीवियस नॉलेज के साथ कि हम ऑलरेडी डेमोक्रेसी के बारे में क्या कुछ जानते हैं। डेमोक्रेसी इज़ ए बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन कंपैरिजन टू डिक्टेटरशिप और एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज रूम्स टू करेक्ट मिस्टेक्स। बिकॉज डेमोक्रेसी में हमने देखा कि जो हमारे पास सफिशेंट मैकेनिज़्म भी है, प्रोविजंस भी हैं कि हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। अगर एक बार हमने एक गलत रूलर को चांस दे दिया तो नेक्स्ट टाइम हम 5 साल के बाद हम रूलर को चेंज कर सकते हैं, हम एक पॉलिटिकल पार्टी को चेंज कर सकते हैं रूल करने से, राइट। तो इन दैट सेंस आप कह सकते हैं कि वहाँ पे काफ़ी स्कोप है अपनी मिस्टेक्स को ठीक करने का, सिटीजन्स के पास भी और रूलर्स के पास भी। देन इट प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स। तो बिकॉज डेमोक्रेसी इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और जिसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, डिस्कशंस एंड डेलिब्रेशंस। तो उस प्रिंसिपल के बिहाफ पे हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का हमारे पास जो है वो एक सूटेबल एनवायरनमेंट भी होता है और टाइम भी होता है। इट इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग because democracy is a form of government where certain specific procedures are adopted to take decisions, right। वो कोई ऐसे रैंडम डिसीजंस नहीं हो जाते हैं, उसके लिए डिस्कशंस और डेलिब्रेशंस से होके आर्गूमेंट्स होते हैं, फिर फाइनली डिसीजन लिया जाता है। तो ये भी डेमोक्रेसी के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इट एनहेंसेस डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल बिकॉज डेमोक्रेसी में सिटीजन्स के पास राइट्स हैं, तो हम कह सकते हैं कि उससे उनकी डिग्निटी एनहेंस होती है।
तो ये डेमोक्रेसी की वो इन्फॉर्मेशन है जो हमारे पास अभी तक है। तो अगर डेमोक्रेसी का इतनी अच्छी चीज़ें हैं, इतने अच्छे फीचर्स हम जानते हैं और हमने पढ़े, देन वाई वी नीड टू थिंक अबाउट द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसके दो मेन मुख्य कारण हैं। पहला ये है कि सिंस डेमोक्रेसी इज़ सीन गुड इन प्रिंसिपल बट नॉट गुड इन प्रैक्टिस, दिस डायलेमा इनवाइट्स अस टू नो अबाउट द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो आप देखिए, जब कभी भी डेमोक्रेसी की बात होगी, कोई डेमोक्रेसी के ऊपर आप सेमिनार रख लीजिए, तो टीचर्स, स्टूडेंट्स, पॉलिटिशियंस सभी डेमोक्रेसी की सिर्फ अच्छी बातें ही बताएंगे और डेमोक्रेसी जो है उसको एक बहुत अच्छे ढंग से ही पोर्ट्रे किया जाता है इन ए पॉजिटिव वे। बट व्हेन वी टॉक स्पेसिफिकली अबाउट द एनी कंट्री आर द सिटीजन्स ऑफ ए कंट्री, तो वहाँ पे आपको बहुत ऐसे सिटीजन्स भी मिलेंगे जो वहाँ पे डेमोक्रेसी से सेटिस्फाई नहीं होते हैं। इसलिए डेमोक्रेसी के ऊपर दो धारणाएं आ जाती हैं कि इन प्रिंसिपल इट इज़ वेरी गुड बट इन प्रैक्टिस इट इज़ नॉट सो गुड। तो दैट इज़ वाई इट इज़ नेसेसरी टू जज द और असेस द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, राइट। तो ये इस कारण हमको डेमोक्रेसी को जो है वो समझना पड़ रहा है कि क्या इसके कुछ लॉजिकल बेनिफिट्स भी हैं और सिर्फ ये मॉरल वैल्यूज़ के कारण ही हम डेमोक्रेसी को प्रेफर करते हैं। डू वी प्रेफर डेमोक्रेसी ओनली फॉर मॉरल रीजंस और आर देयर सम प्रूडेंशियल रीजंस टू सपोर्ट डेमोक्रेसी टू। तो इस सेशन में और इस चैप्टर में हमको ये एक लॉजिकली हम बता पाएंगे कि डेमोक्रेसी में जो सिटीजन्स की एक्सपेक्टेशंस हैं, कौन सी एक्सपेक्टेशंस उनकी जो हैं वो लॉजिकल हैं और कौन सी एक्सपेक्टेशंस जो उनकी हैं वो जस्ट एक फैसिनेशन के तौर पे उनको हैं कि बिकॉज डेमोक्रेसी बहुत अच्छी चीज़ है। व्हाट कैन बी द आउटकम्स। अब पहला तो क्वेश्चन ये है कि हमको डेमोक्रेसी से हमें क्या उम्मीदें होनी चाहिए। हैं तो बहुत सारी, बट जो रीज़नेबल आउटकम्स हैं वो क्या हो सकती हैं। तो उसके लिए हम डेमोक्रेसी के थोड़ा फीचर्स को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैंने डेमोक्रेसी के कुछ फीचर्स को लिखा है, तो इन फीचर्स को हम रिलेट करेंगे आउटकम्स के साथ। सिंस डेमोक्रेसी क्लेम्स फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, बिकॉज हम अभी तक ये समझते गए कि डेमोक्रेसी में फ्री और फेयर इलेक्शंस होते हैं। अगर फ्री और फेयर इलेक्शंस होते हैं तो तभी हम वहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं तो इट मीन्स कि हमारी जो गवर्नमेंट होगी दैट विल बी अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट। सो दिस इज़ द फर्स्ट एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। सिंस द जो रूलर्स हैं वो फ्री और फेयर इलेक्शन से आते हैं, इट मीन्स कि गवर्नमेंट जो बनेगी दैट विल बी अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिबल एंड लेजिटिमेट, राइट। नेक्स्ट हमने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा कि इट प्रमोट्स इक्वलिटी, राइट्स की बात होती है तो इक्वलिटी मेंटेन होती है, स्टेटस जो है वो मेंटेन होता है। तो दैट मीन्स कि then we can expect economic growth and development, then we can expect equality in economic growth and development also, कि सभी sections of society की बराबर economic growth भी हो रही है और development भी हो रही है। So this is the second expected outcome of our democracy. Quality decisions, since democracy claims that the rulers are elected by through elections and so they take quality decisions, because बहुत सिस्टमेटिक प्रोसीजर्स जो हैं उनको अडॉप्ट किया जाता है डिसीजंस लेने के लिए, तो क्वालिटी डिसीजंस होते हैं। तो अगर क्वालिटी डिसीजंस होते हैं तो यहाँ पे सिटीजन्स की एक्सपेक्टेशंस ये भी रहती हैं कि देन इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि डेमोक्रेसी में सोशल डाइवर्सिटी को बहुत अच्छे से एकोमोडेट किया जाता होगा इन कंपैरिजन टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो दिस इज़ आवर फोर्थ आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, दैट इज़ एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी।
एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी भी है। लिबर्टी एंड फ्रीडम, डेमोक्रेसी मीन्स लिबर्टी एंड फ्रीडम। तो इन बेसिस पे हम कह सकते हैं कि देन वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम डेमोक्रेसी दैट द सिटीजन्स डेमोक्रेसी इज़ एबल टू मेंटेन द डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स, राइट। तो ये हमारे एक्सपेक्टेड आउटकम्स हैं। अभी हम एक एक आउटकम के ऊपर डिस्कशन करेंगे और कुछ डेटा के साथ उसको रिलेट करेंगे, जिससे हमको ये क्लियर होगा कि क्या ये आउटकम्स रियलिटी में फुलफ़िल होती हैं या ये सिर्फ किताबी बातें हैं। ये मेजर ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर का। तो पहला जो हमारा एक्सपेक्टेड आउटकम है उसको हम देखते हैं, अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। तो इससे हम क्या समझते हैं? अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिबल एंड लेजिटिमेट, इसको हम क्या समझते हैं? इसके लिए हम ये समझ सकते हैं कि अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट गवर्नमेंट हम उसको कहेंगे जो वेयर द रूलर्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय द सिटीजन्स, कंट्रोल ओवर द rulers. If the citizens are able to control the elected rulers, that means the government is legitimate, it is accountable, right? और अगर वो उनसे कंट्रोल नहीं हो रहे हैं तो then we can say that government is not accountable. अकाउंटेबिलिटी कोई सिर्फ एक पैरामीटर नहीं है, इन सभी पैरामीटर्स को हमने जज करना है। अगर हमने ये बताना हो कि क्या गवर्नमेंट जो है वो अकाउंटेबल है, रेस्पॉन्सिबल है और लेजिटिमेट है या नहीं है। पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग ऑफ सिटीजन्स और बाय सिटीजन्स, तो डिसीजन मेकिंग में क्या सिटीजन्स की पार्टिसिपेशन होती है, दैट विल आल्सो रिफ्लेक्ट द करैक्टर ऑफ द गवर्नमेंट। अगर वो सिटीजन्स को ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि डिसीजन मेकिंग में वो उनको इन्वॉल्व करते हैं, राइट, तो दैट मीन्स कि गवर्नमेंट इज़ वेरी मच अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट। देन द नेक्स्ट इज़ एफिशिएंसी और एफिशिएंट गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। क्या जो डिसीजंस होते हैं वो क्वालिटी डिसीजंस होते हैं, तो वो भी एक पैरामीटर है गवर्नमेंट को जज करने का और डेमोक्रेसी की एक आउटकम को जानने का कि क्या रियलिटी में ये फुलफ़िल होता है या नहीं। ट्रांसपेरेंसी, सिटीजन्स राइट टू इंफॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो हम कलेक्टिवली कह सकते हैं कि अगर ये फुलफ़िल जो गवर्नमेंट्स करती होंगी तो हम कह सकते हैं कि वो गवर्नमेंट जो है वो अकाउंटेबल भी है, रेस्पॉन्सिबल भी है एंड लेजिटिमेट भी है। attentive to the needs and demands of the people and the status of the corruption in that government. अगर वो corruption free है तो then we can say that the government is accountable, it is responsible and it is legitimate. तो अब ये हमारे पास क्राइटेरियाज़ आ गए। अब हम इन क्राइटेरियाज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स जो होती है क्या वो अकाउंटेबल होती हैं, रेस्पॉन्सिबल होती हैं, लेजिटिमेट होती हैं, राइट। असेसमेंट ऑफ अकाउंटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिवनेस एंड लेजिटिमेसी इन डेमोक्रेटिक रिजीम्स। तो हम डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ की बात हम करें कि वहाँ पे इन पैरामीटर्स के ऊपर इनका क्या स्टेटस है। ओवर 100 countries today have formal constitutions who hold free elections periodically, right? And they claim to be democratic countries. तो वो डेमोक्रेसी के अंदर जो प्रोसीजर्स होते हैं वो उनको अडॉप्ट करते हैं और क्लेम करते हैं कि वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं। तो वहाँ पे कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो पीरियडिकल इलेक्शंस तो कराते हैं बट वो फेयरली इलेक्शंस को कंडक्ट नहीं कराते हैं, नहीं करा पाते हैं, राइट। तो वहीं से आप वो एक जगह पे चूक जाते हैं। जो डेमोक्रेसी से हमें उपेक्षा है, एक्सपेक्टेशन है लेजिटिमेसी की, तो हम ये कह सकते हैं कि इन रियलिटी जो लेजिटिमेसी है दैट इज़ स्टिल अंडर क्वेश्चन मार्क।
कि हम पूरी तरह से गवर्नमेंट्स को ये नहीं कह सकते हैं कि ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट्स हैं। सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में बहुत सी ऐसी डेमोक्रेसीज़ हैं जहाँ पे बहुत सक्सेसफुली इलेक्शंस होते हैं, इन फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो वहाँ पे आप गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी के ऊपर आप डाउट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज़ वो एक सही ढंग से इलेक्ट होके आए हुए होते हैं। देन जो हम एफिशिएंसी की बात कर रहे थे, तो एफिशिएंसी में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है उनका क्या स्टेटस है। तो आप ये देखें कि डेमोक्रेसी में जो डिसीजन होते हैं वो डिस्कशंस और डेलिब्रेशंस के ऊपर निर्भर करते हैं। वो एक अच्छा डिसीजन भी जो है वो यूनिलेटरली नहीं लिया जा सकता है। मान लीजिए कि कोई ऐसा विजनरी आदमी बैठा हो गवर्नमेंट के अंदर जो 100% श्योर हो कि मेरा जो प्रस्ताव है, मेरी जो सजेशन है, ये बहुत ही रिज़ल्ट ओरिएंटेड होगी, फ्रूटफुल रिज़ल्ट देने वाले होगा। बट अगर बाकी लोग उसको समर्थन नहीं देंगे तो वो यूनिलेटरली उसकी जो सजेशन है उसको डिसीजन में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, राइट। तो वो ज़ाया भी हो सकती है। तो यहाँ से दो चीज़ें हमको समझने को मिलती हैं। एक तो ये कि डिसीजंस जो हैं उनको लेने में काफ़ी टाइम लगता है, बिकॉज़ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर से होके गुज़रना है, मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है। अगर जितना बड़ा डिसीजन होगा उतनी ज़्यादा मेजॉरिटी की सपोर्ट चाहिए होगी, तो जाके डिसीजंस आते हैं, तो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, डिलेड होते हैं। बट फाइनली जो डिसीजंस आते हैं उनमें ज़्यादा रिस्क नहीं होता है, बिकॉज़ सभी डायमेंशंस को पहले ही कंसिडरेशन में लिया जाता है, राइट। सो यू कैन से कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसको हम एफिशिएंसी में हम उनको मोर देन 50% मार्क्स दे सकते हैं। उनकी एफिशिएंसी में प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? वो तब आती है जब डिसीजंस जो हैं वो डिले करते हैं, राइट। अगर आप देखें कंपैरेटिवली किसी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री की बात, तो वहाँ पे 5 लोग होंगे, 7 लोग होंगे या 10 लोग होंगे जिनको फाइनली डिसीजंस लेने हैं। तो वो अपने आधे घंटे में इतना बड़ा डिसीजन ले सकते हैं और चांसेस हैं कि वो डिसीजन अच्छा हो, बट वो ज़्यादातर जो उनके सिटीजन्स होंगे वो उनको फेवर नहीं करता हो। बट दे कैन नॉट डू एनीथिंग इन ए नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम, तो उनके पास वो ऑप्शन नहीं है। तो वहाँ पे उनका डिसीजन जो है वो बहुत क्विकली हो गया डिसीजन, और मान लीजिए अगर वो डिसीजन फिर अच्छा भी साबित हुआ बाद में, तो हम वहाँ पे नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम को एक एज है ओवर डेमोक्रेटिक रिजीम। बट रिस्क फैक्टर वहाँ पे ज़्यादा है कि उनके डिसीजंस जो हैं वो 2 या 4 लोगों के जो डिसीजन हैं वो गलत भी हो सकते हैं, ज़्यादा चांसेस हैं कि वो गलत ही होंगे। बट डेमोक्रेटिक रिजीम्स में क्या है कि वहाँ पे रिस्क फैक्टर बहुत कम है। वहाँ पे जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो बहुत सोच समझ के और प्रॉपर डिस्कशंस एंड डेलिब्रेशंस के बाद ही लिए जाते हैं, राइट। तो रिस्क फैक्टर बहुत कम होता है। सो इन दैट वे यू कैन से दैट जो एफिशिएंसी की बात है वो डेमोक्रेटिक रिजीम्स में अच्छी पाई जाती है। जनरली डिले इन मेकिंग डिसीजंस एज दे रिक्वायर टू फॉलो ए प्रॉपर प्रोसीजर, राइट। एवरेज इन ट्रांसपेरेंसी। अब एक और चीज़ देखी जाती है कि अगर हम अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं गवर्नमेंट की, तो उसमें हम देखते हैं कि ट्रांसपेरेंसी क्या है। इन अ डेमोक्रेटिक रिजीम देयर इज़ ए राइट टू इंफॉर्मेशन विद एवरी सिटीज़न, राइट। हर सिटीज़न को राइट टू इंफॉर्मेशन है कि आप गवर्नमेंट से सीख कर सकते हैं इंफॉर्मेशन कि उन्होंने किस प्रोजेक्ट में, किस डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट में उन्होंने कितना पैसा यूटिलाइज़ किया, राइट। या इस तरह की बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप उनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ये आपके पास राइट है। तो यहाँ पे कोई शक नहीं है कि गवर्नमेंट भी अभी तक इसमें कोई ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है इंफॉर्मेशन शेयर करने में। अभी बहुत
लोअर लेवल तक ही हम ये राइट का जो है सही इस्तेमाल हो पा रहा है। लोग चाहते भी हैं इंफॉर्मेशन लेना, बट टाइमली उनको इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, राइट। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम्स की बात करें तो वहाँ पे आप इंफॉर्मेशन लेने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। यू कांट इवन क्लेम टू हैव अ राइट टू इंफॉर्मेशन इन ए नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम। सो दैट इज़ द डिफरेंस। सो आप कह सकते हैं कि फिर यहाँ पे भी हमको डेमोक्रेसी को ही प्रेफर करना पड़ता है, भले ही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स अभी तक फेल हुई हूँ कि वो आपको सही इंफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने में, बट फिर भी यहाँ पे आपके पास राइट है, आप आवाज़ उठाते जा सकते हैं कंटिन्यूसली थ्रू योर ऑर्गेनाइजेशंस आर एट इंडिविजुअल लेवल आर थ्रू कोर्ट्स, बट यू विल फाइनली you are entitled to seek the information in a democratic regime, whereas in a non-democratic regime you are not legally entitled, right? Ruler answerable to people। तो लोग जो हैं रूलर्स जो हैं सॉरी वो जनता के प्रति जवाबदेह हैं, और वो होते भी इसलिए हैं बिकॉज़ उनके पास एक फ़िक्स टर्म होती है। ऐसा मैकेनिज़्म होता है डेमोक्रेसी के अंदर कि रूलर्स को सिटीजन्स के कंट्रोल में ही रहना पड़ता है। वो ज़्यादा जो है लिबर्टी पे नहीं जा सकते हैं, बिकॉज़ उनको अंदाज़ा होता है कि इलेक्शंस आने वाले इलेक्शन में मुझे जो है वो रिजेक्ट किया जा सकता है फिर पब्लिक मैंडेट में। तो इसलिए भी उनको पब्लिक के कांटेक्ट में रहना पड़ता है, पब्लिक को जो है उनको साथ में लेके चलना पड़ता है, और एक कॉन्सेंसस से चलना पड़ता है। उनके ओपिनियन को ही उनको हाईलाइट करना पड़ता है। सो पहला वाला जो पैरामीटर है और एक्सपेक्टेड आउटकम है डेमोक्रेसी की, उसको हम अगर यहाँ पे हम समझें तो ज़्यादातर चीज़ें हमको लगी कि ये एक्सपेक्टेशंस जो हैं ये रियलिटी में भी होती हैं, और कहीं कहीं पे अभी तक डेमोक्रेसी जो है वो इन एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल नहीं कर पा रही है, राइट। बट इस चीज़ को हमने एक और एंगल से भी देखना है कि क्या हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो रिजनेबल हैं भी कि नहीं हैं। क्या सिर्फ एक डेमोक्रेसी होना सफिशेंट है कि करप्शन भी नहीं होगी, ट्रांसपेरेंसी भी होगी, राइट, एक इकोनॉमिक कंडीशंस भी अच्छी होंगी। तो इसमें कुछ एक्सपेक्टेशंस हमारी रिजनेबल हैं, कुछ एक्सपेक्टेशंस रिजनेबल नहीं हैं। तो नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम्स की अगर हम बात करें, हार्डली एनी चॉइस टू इलेक्ट द रूलर्स, राइट, मेनली एफिशिएंट एंड इफ़ेक्टिव इन मेकिंग डिसीजंस ऑफ देयर ओन। तो वहाँ पे एफिशिएंसी को इस तरीके से बताया जा सकता है कि दे आर क्विक इन टेकिंग डिसीजंस, राइट, और कभी कभी उनके डिसीजंस जो है वो ठीक बैठ गए देन इट इज़ ओके, बट रिस्क फैक्टर इज़ देयर कि डिसीजन अगर गलत हुए तो नुकसान बहुत भारी भरकम भी होगा और किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। क्विक इन मेकिंग डिसीजन एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन एज दे नीड नॉट टू बॉदर अबाउट प्रोसीजर्स। उनको अपने पार्लियामेंट में और असेंबलीज़ में ज़्यादा किसी को सेटिस्फाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्वेश्चन ऑफ ट्रांसपेरेंसी डज नॉट अराइज नॉट आंसरेबल टू पीपल, दे आर नॉट आंसरेबल टू पीपल। उनको अपने आप से मतलब है, अपने देश की इकोनॉमी से मतलब है, वो उसको मेंटेन रखने के लिए हर जो है वो ज़रूरी स्टेप वो लेंगे, वो पब्लिक के फेवर में हो या नहीं हो, राइट। बट इन अ डेमोक्रेटिक रिजीम आप जानते हैं कि वहाँ पे गवर्नमेंट्स को डिसीजन जो है वो कहीं ना कहीं पब्लिक को कंसेंसस में लेके ही वो ले सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या जनरलाइज कर पाते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स मे बी स्लो, लेस एफिशिएंट, नॉट ऑलवेज वेरी रेस्पॉन्सिव आर क्लीन, बट a democratic government has an overwhelming support all over the world. It is not an ideal form but a better form of government. तो आप देखें कि डेमोक्रेसी में लूप होल्स बहुत हैं, बट इवन देन पूरी दुनिया में उसको एक ओवरवेलमिंग सपोर्ट भी है। तो अगर हम ये साउथ एशियन रीजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो डेमोक्रेसी को प्रेफर करने वाले लोग हैं तो वो देखें आप, डेमोक्रेसी इज़ प्रेफरेबल इन बांग्लादेश 69% पीपल
prefer democracy. In India 70, in Nepal 62, in Pakistan 37 and in Sri Lanka 71. So आप ये समझ सकते हैं कि in spite of all these loopholes, democracy is preferable all over the world. Assessment in terms of economic growth and development. अब ये दूसरा हमारा expected outcome थी, तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें इसका क्या स्टेटस है। तो यहाँ पे एक डेटा दिया हुआ है, इस डेटा के बिहाफ पे हम ये एनालिसिस कर पाएंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है उसका क्या स्टेटस है डेमोक्रेटिक रिजीम्स में। ऑल डेमोक्रेटिक रिजीम्स ग्रोथ रेट 3.9%, 3.95%, एंड इन ऑल डिक्टेटोरियल रिजीम्स 4.42%. Poor countries under dictatorship 4.34%, and poor countries under democracies there is 4.28%. राइट। तो इससे क्या हम एनालिसिस क्या करते हैं कि while comparing democracies and dictatorships for the last 50 years, dictatorships have slightly higher rate of economic growth, कि dictatorships में slightly higher growth rate है। But democracy is not a guarantee of healthy economic growth and development. Rather, it is guarantee of good governance. But यहाँ पे जो हमारा expected outcome हमने ये रखी, हमने उपेक्षा अगर डेमोक्रेसी से ये लगाई कि इन इकोनॉमिक स्फेयर भी ये बहुत अच्छी हो, तो that is not reasonable at all. हम डेमोक्रेसी से इतनी ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगा सकते हैं, बिकॉज डेमोक्रेसी जो है वो एक गुड गवर्नेंस की गारंटी है, बिकॉज दैट इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। गुड गवर्नेंस हो सकती है, एक अकाउंटेबल लेजिटिमेट रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट आपको दे सकती है, बट इट डज़ नॉट मीन कि वो इकोनॉमिक स्फेयर में भी जो है वो कोई कमी नहीं आने दे, राइट। बट दिस कैन नॉट बी द ओनली रीज़न टू रिजेक्ट डेमोक्रेसी। लेकिन यही एक कारण नहीं होना चाहिए कि अगर हमने ये देखा कि जो डिक्टेटरशिप वाली कंट्रीज़ हैं उनमें ग्रोथ रेट स्लाइटली हायर है जो डेमोक्रेटिक रिजीम्स हैं उनसे, तो इस अकेले वजह पे हम डेमोक्रेसी को रिजेक्ट भी नहीं कर सकते हैं, बिकॉज देयर आर सेवरल अदर फैक्टर्स दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ रेट, सच एज पॉपुलेशन, ग्लोबल सिचुएशन, कोऑपरेशन फ्राम अदर कंट्रीज़, इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ एडॉप्टेड सो फार। तो एक कंट्री का दूसरी नेबरिंग कंट्रीज़ या बाकी कंट्रीज़ के साथ कैसा ट्रेड है, कैसे फॉरेन रिलेशंस हैं, वो उस पर भी डिपेंड करता है। उस कंट्री की क्या पॉपुलेशन है, वो कितनी रिसोर्सफुल कंट्री है, राइट। तो ये सभी फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं एक कंट्री की इकोनमी पे के लिए। तो सिर्फ ये वाला डेटा और इससे ये चीज़ लेना कि डिक्टेटरशिप वाली कंट्रीज़ में ग्रोथ रेट ज़्यादा है, सो दैट इज़ नॉट अ वैलिड पॉइंट कि हम इसके बिहाफ पे हम डेमोक्रेसी को रिजेक्ट करें। ओवरऑल वी कांट से डेमोक्रेसी इज़ ए गारंटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बट वी कैन एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी नॉट टू लैग बिहाइंड डिक्टेटरशिप इन दिस रिस्पेक्ट। तो अब हमको ये समझना है, जो भी 10th क्लास के बच्चे हैं उनको ये समझ आना चाहिए कि डेमोक्रेसी इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसमें हम गुड गवर्नेंस की बात कर सकते हैं, हम सोशल इक्वलिटी की बात कर सकते हैं, हम पॉलिटिकल इक्वलिटी की बात कर सकते हैं, बट इकोनॉमिक इक्वलिटी जो है ये रीज़नेबल नहीं है डेमोक्रेसी से एक्सपेक्ट करना। आप देखिए इस वक्त पॉलिटिकल इक्वलिटी जो है वो पॉसिबल हुई डेमोक्रेसी की वजह से। अभी उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, हर 25 साल के बाद का आदमी जो है इलेक्शंस कंटेस्ट कर रहा है, 18 साल के ऊपर के सभी लोग जो है वो वोट दे रहे हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड और एनीथिंग, वेल्थ जो भी है कोई है ही नहीं। तो वहाँ पे एक मेंटेन हो गया, पॉलिटिकल इक्वलिटी आ गई, सोशल इक्वलिटी आ गई। सोशल इक्वलिटी कोई जो अनटचेबिलिटी थी या जो वीकर सेक्शंस थे, डिप्राइव्ड सेक्शंस थे, उनके साथ भेदभाव जो होते थे अभी वो बहुत कम हो गए हैं। ऐसे कानून डेमोक्रेसी में, जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में ऐसे कानून हैं जहाँ पे जो दलित लोग हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, एट्रोसिटीज़ एक्ट
ऑफ 1989, अभी वो जम्मू एंड कश्मीर में भी इम्प्लीमेंट हो गया। सो यू कांट से कि डेमोक्रेसी ने बाकी सभी जगह पे एक अच्छा वो किया है, बट जहाँ पे इकोनॉमी की बात है वहाँ पे डेमोक्रेसी अभी ज़्यादा नहीं कर पाई है। बट वी विल होप कि डेमोक्रेसी इसमें भी जो बाकी रिजीम्स हैं डिक्टेटरशिप वाले उनसे ज़्यादा पीछे न रहे। It's our interest in and fascination for democracy that we expect democracy to address all socio-economic and political problems। तो ये हमारा एक डेमोक्रेसी के प्रति हमने जब भी उसको पढ़ा है या पढ़ाया है तो हमने सिर्फ डेमोक्रेसी की सिर्फ अच्छी चीज़ों के बारे में बात की है। तो यहाँ से भी हमारी उम्मीदें डेमोक्रेसी से कुछ ज़्यादा हो जाती हैं, बट हमको ये ध्यान रखना है कि हमने रिजनेबल एक्सपेक्टेशंस रखनी है, राइट। सो इन द नेक्स्ट सेशन हम बाकी आउटकम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।